नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति की। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, उनका निर्वाचन कैसे होता है, कौन कौन से राष्ट्रपति अब तक रहे हैं, वहाँ की क्या प्रक्रिया, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। अमेरिका का राष्ट्रपति, जैसा कि हम सब जानते हैं, अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है और आज विश्व का सबसे ताकतवर देश है। अमेरिका के राष्ट्रपति का मतलब है कि विश्व का एक सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया 1804 से प्रारंभ होती है और आज वर्तमान में भी, जिस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं, उस समय अमेरिका के नए राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है। जो बाइडन और कमला हैरिस दोनों ने बहुत अच्छी बढ़त बनाते हुए, जो बाइडन अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो चुके हैं। कमला हैरिस अमेरिका के राष्ट्रपति के इतिहास में अमेरिका के प्रथम अश्वेत महिला जो उपराष्ट्रपति निर्वाचित की गई हैं। कार्यकाल, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु हो, वह अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो या अमेरिका में 17 वर्ष से निवास करता रहा हो। अमेरिका के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, उसे जानने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि अमेरिका में किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। अमेरिका में लोकतंत्र की 2 व्यवस्थाएं हैं, एक संघात्मक, एक संसदात्मक। एक अध्यक्षात्मक, एक संसदात्मक व्यवस्था, एक संघात्मक, एक एकात्मक व्यवस्था। तो अमेरिका में जो है वो संघात्मक व्यवस्था है, यानी कि अमेरिका संघ का है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, जिसमें राज्यों का वह एक समूह है। तो एक तो संघात्मक व्यवस्था है, इसका मतलब ये हुआ कि राज्यों की अपनी व्यवस्था है और केंद्र की अपनी व्यवस्था है। राज्य का अपना संविधान है, केंद्र का अपना संविधान है। अमेरिका का नागरिक की दोहरी नागरिकता हो जाती है। इस तौर पर वह राज्य का भी नागरिक है, वह अमेरिका का भी नागरिक है। और दूसरी तरफ लोकतंत्र के संसदात्मक शासन व्यवस्था ना होते हुए अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अध्यक्ष सर्वोच्च होता है, वह शक्तिशाली होता है, जबकि संसदात्मक शासन व्यवस्था में अध्यक्ष नाम मात्र का होता है। हम ब्रिटेन और भारत की बात करें तो यहाँ राष्ट्रपति या सम्राट, ब्रिटेन में सम्राट और भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र के होते हैं, उनकी कोई शक्ति नहीं होती, या ये कहें कि उनकी सभी शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल करते हैं। जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति सर्वोच्च ताकतवर है, वह अपनी शक्तियों का स्वयं इस्तेमाल करता है। दूसरी खास बात अमेरिका की यह है कि वहाँ द्विदलीय व्यवस्था है। दो दल वहाँ पर है, तीसरी कोई पार्टी वहाँ नहीं है, तो दोनों में से ही एक पार्टी का राष्ट्रपति बनना तय है। तो इस तौर पर वहाँ 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी जो उदारवादी है, जो बदलाव के और परिवर्तन के पक्षधर है, एक रिपब्लिकन पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी से ट्रंप और उससे पहले बुश राष्ट्रपति रह चुके हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी से कैनेडी, ओबामा और क्लिंटन हमें दिखाई देते हैं। एक दिलचस्प बात और यह है कि जब हम इनके राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हैं तो यहाँ का निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, वह बड़ा ही अनोखा है। यहाँ वह जो निर्वाचन है, वह निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से, यानी निर्वाचन मंडल के माध्यम से होता है। एक तरफ अमेरिका की जनता अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए वोट करती है, दूसरी तरफ उनके चुने हुए प्रतिनिधि निर्वाचन मंडल, वह उनके लिए वोट करता है। जब हम निर्वाचन मंडल की बात कर रहे हैं, इलेक्टोरल कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि उसमें कौन कौन लोग हैं। उसमें अमेरिका की कांग्रेस के दोनों सदन, प्रतिनिधि सभा और सीनेट के सदस्य, प्रतिनिधि सभा के 435 सदस्य हैं, सीनेट में 100 सदस्य हैं, हर स्टेट से 2 आते हैं, प्लस वाशिंगटन डीसी के 3 सदस्य, यानी कि 435 प्लस 100 प्लस 3 टोटल 538 सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज के होते हैं।
538 सदस्यों का होता है। इस इलेक्ट्रल कॉलेज के जो 538 सदस्य हैं, इनमें से जो पूर्ण बहुमत है वो 270 का है। 270 या इससे अधिक मत प्राप्त करने वाला अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। 2016 में हमने देखा हिलेरी क्लिंटन सबसे ज़्यादा वोट जनता के प्राप्त हुए, लेकिन वह राष्ट्रपति नहीं बन पाई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राष्ट्रपति बनने के लिए इलेक्ट्रल कॉलेज के जो ये 538 सदस्य हैं, इसमें 270 होना आवश्यक है। चुनाव कब होता है, यह भी एक नज़र इस पर डाल लेते हैं। नवंबर माह के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगलवार को चुनाव होता है। किसका चुनाव होता है? इलेक्ट्रल कॉलेज के सदस्यों का चुनाव होता है। नवंबर माह के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगलवार को चुनाव। हम पहला मंगलवार क्यों नहीं कह रहे हैं? कई बार ऐसा होता है नवंबर की पहली ही तारीख को पहला मंगलवार हो गया तो वह, या पहले वो नवंबर माह का पहली तारीख को मंगलवार हो जाता है तो वह सोमवार के बाद नहीं आया। तो इस तौर पर इस बार जो चुनाव है वह 3 नवंबर को हुआ। दूसरा है दिसंबर माह के दूसरे बुधवार के बाद आने वाले सोमवार को। दोबारा फिर रिपीट कर देते हैं, दिसंबर माह के दूसरे बुधवार के बाद जो सोमवार आता है उसके बाद एक तरह से दूसरा मतदान होता है, जो वह मतदान इलेक्ट्रल कॉलेज के सदस्य करते हैं। पहला मतदान इलेक्ट्रल कॉलेज के लिए जनता करती है। फिर समझ लीजिए, नवंबर माह के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगलवार को जो चुनाव होता है उसमें जनता वोटिंग करती है। किसके लिए? निर्वाचन मंडल के लिए। दूसरा में निर्वाचन मंडल वोटिंग करता है राष्ट्रपति के लिए। पहले क्या होता था राष्ट्रपति के चुनाव में कि जो निर्वाचन मंडल वोटिंग करता था उसमें जो सबसे अधिक वोट जिसे मिलती थी वह राष्ट्रपति, और दूसरे नंबर पर जो रहता था उसे उपराष्ट्रपति चुना जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए एक सदस्य दोनों के लिए अलग अलग वोटिंग करता है। जो जीतता है वह राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति बन जाता है। यानी कि उपराष्ट्रपति के लिए भी पूर्ण बहुमत 270 होना आवश्यक है। तीसरा है कि जब चुनाव की 2 प्रक्रियाएं हो जाती हैं, यदि किसी कारणवश यह 270 से कम रह जाता है, पूर्ण बहुमत दोनों जितने भी कैंडिडेट हैं वो 270 से कम रह जाते हैं, तब सीनेट के जो अध्यक्ष हैं उनके पास इनके प्रतिनिधि सभा और सीनेट के सदस्यों की वोटिंग के इकट्ठा हो जाता है, और 6 जनवरी को फिर सीनेट का अध्यक्ष घोषणा करता है कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। हालांकि ऐसी नौबत अब नहीं आती क्योंकि 2 पार्टी सिस्टम है, तो दोनों में से एक ही पार्टी का राष्ट्रपति बनना तय है। राज्य भी पार्टी की विचारधाराओं से प्रभावित रहते हैं। तीसरा एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं कि अगर किसी राज्य में किसी कैंडिडेट को अधिक मत मिलते हैं तो उस राज्य के सभी इलेक्टोरल वोट किसके हो जाते हैं? उसी प्रतिनिधि के, उसी व्यक्ति को हो जाते हैं। राष्ट्रपति जी के निर्वाचन के लिए 2 लोग, जैसे ट्रंप अभी चुनाव में थे, ट्रंप के खिलाफ जो बाइडेन चुनाव में थे, तो जो बाइडेन को जिस राज्य में सबसे अधिक वोट मिली तो उस राज्य के समस्त निर्वाचन मंडल या इलेक्ट्रल कॉलेज के जो जितने भी वोट बैठते हैं वो जो बाइडेन के हो गए। इस आधार पर जो बाइडेन ने बहुत अच्छी बढ़त हासिल की है और उसी के आधार पर वो राष्ट्रपति निश्चित तौर पर बन गए हैं। अमेरिका में 2 संशोधन अमेरिका संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर किए गए हैं। अमेरिका का जो मूल संविधान था उसमें कहीं भी यह नहीं लिखा था कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो एक बार बन गया वह दोबारा नहीं बन सकता, या वह कितनी बार बन सकता है। मूल संविधान में ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन 1951 के 22वें संशोधन के द्वारा 2 से अधिक बार पद ग्रहण नहीं किया जा सकता, यह संशोधन किया गया। यह ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि 1945 में जो रूजवेल्ट थे, वो जिनकी मृत्यु हो गई थी 1945 में, रूजवेल्ट 3 बार राष्ट्रपति नियुक्त किए जा चुके थे। तो कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति ना बने, तो 1951 में 22वें संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि 2 से अधिक बार आदमी, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का पद ग्रहण नहीं कर सकता। दूसरा एक संशोधन 1967 में किया गया जिसमें यह व्यवस्था की गई कि 25वें संविधान संशोधन के द्वारा कि उपराष्ट्रपति को किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। ऐसी 3 परिस्थितियां अमेरिका में व्यवहारिक रूप से देखी गई।
1945 में रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद, 1963 में कैनेडी की हत्या के बाद, 1974 में निक्सन के त्यागपत्र के बाद। अब यदि किसी राष्ट्रपति की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र वह स्वयं दे देता है, या भ्रष्टाचार या महाभियोग की प्रक्रिया चलती है, तो ऐसी स्थिति में उसे जब पद को छोड़ देता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वाह करता है। इस पे भी एक नज़र डाल देते हैं, क्या राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अगर हाँ तो वो कैसे चलाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की क्या प्रक्रिया है? अमेरिका में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। भारत में केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर या जो न्यायाधीश हैं उन पर महाभियोग संसद के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं चलाया जाता। अमेरिका में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया जाता है यदि वह भ्रष्टाचार में लिप्त हो, यदि राजद्रोह का उस पर केस हो या ऐसी संभावनाएं हों तो उन पर चलाया जा सकता है। उसकी एक प्रक्रिया है। महाभियोग चलाने के लिए प्रतिनिधि सभा की एक कमेटी की ओर से प्रस्ताव तैयार कर संसद में रखा जाएगा, प्रतिनिधि सभा में रखा जाएगा। एक कमेटी जो है इस पर प्रस्ताव तैयार करेगी और वह सदन में प्रतिनिधि सभा में रखेगी, और प्रतिनिधि सभा में जब वह बहुमत से स्वीकार हो जाता है, वहाँ बहुमत से स्वीकार होने पर 2/3 बहुमत से स्वीकार हो जाता है, तो स्वीकार होने के बाद में वह प्रस्ताव सीनेट को भेजा जाता है। सीनेट में भी जब वह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो सीनेट में उस समय फिर जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश हैं वह उसकी अध्यक्षता करते हैं, और इस केस में जो है जो ये कमेटी जिसने ये प्रस्ताव लाया था प्रतिनिधि सभा में, यह कमेटी एक तरह से उसकी पैरोकार करती है, यानी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने में वह अपना हलफनामा जाहिर करती है, और यहाँ उसे राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने की भी अनुमति होती है। वह अपना पक्ष रख सकते हैं स्वयं या अपने प्रतिनिधि के द्वारा रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में तो राष्ट्रपति पर महाभियोग भी चलाया जा सकता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह जनता के द्वारा भी निर्वाचित होते हैं। वो प्रतिनिधि सभा और सीनेट और वाशिंगटन डीसी के ये जो निर्वाचन मंडल है, इस निर्वाचन मंडल का बाद में कहीं उपयोग नहीं रहता। एक बात ध्यान रखने की है कि ये जो निर्वाचन मंडल के 538 सदस्य हैं, ये भारत की तरह नहीं है कि हमने सांसद चुन दिए और हमने एमपी को चुना, लोकसभा के सदस्य फिर प्रधानमंत्री चुनते हैं। ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। प्रतिनिधि सभा, सीनेट या वाशिंगटन, इनका काम इतना ही है कि जब तक राष्ट्रपति का चुनाव ना हो, राष्ट्रपति के चुनाव के बाद ये स्वतः इनका काम कार्य खत्म हो जाता है और इनकी कोई स्थिति नहीं रहती। प्रतिनिधि सभा का और सीनेट का अलग से चुनाव होता है। तो इस तौर पर राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति एक ताकतवर होता है, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का राष्ट्रपति और दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का राष्ट्रपति है। एक चीज़ और समझने वाली है, शक्ति पृथक्करण। यहाँ यह समझना है कि जो ब्रिटेन में और भारत में है, यहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था है, यहाँ कार्यपालिका विधायिका पर निर्भर होती है। एक साथ सभी मंत्री तैरते हुए एक साथ सभी मंत्रिमंडल डूब जाता है। ऐसा ब्रिटेन और अमेरिका के बारे में इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो जवाबदेही है वो लोकसभा के प्रति है, या ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ वह कॉमन सभा के प्रति है। अगर ब्रिटेन में कॉमन सभा में और भारत में लोकसभा में अपना बहुमत खो देते हैं तो वह प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल सारा सरकार पद से हट जाती है। लेकिन अमेरिका में संघात्मक और दूसरी तरफ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, तो वहाँ तीनों ही चीज़ें, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र है, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ना प्रतिनिधि सभा के ना सीनेट के। जबकि भारत में मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे, मोदी जी लोकसभा के सदस्य हैं। तो इस तौर पर हम देख सकते हैं कि भारत में जो है प्रधानमंत्री जो बनेगा वह संसद का सदस्य होगा, और इसी तरह ब्रिटेन में भी जो प्रधानमंत्री बनेगा वह वहाँ की संसद का सदस्य होगा। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति कांग्रेस का सदस्य नहीं होता। इसीलिए कानून बनवाने के लिए उन्हें लाइजनिंग भी करनी पड़ती है। कोई कानून अगर वो लाना चाहते हैं
तो उनकी पार्टी का अगर बहुमत नहीं है, उनकी पार्टी का किसी सदन में बहुमत नहीं है, तो उन्हें लाइजनिंग करनी पड़ती है। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, विधायिका अपना काम कानून बनाने का करती है, कार्यपालिका लागू करने का करती है, और न्यायपालिका व्यवस्था को देखने का काम करती है कि वे नियमों अनुसार और संविधान के अनुरूप काम कर रही है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसके क्या क्या कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।